हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ को खत्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप। बेटा, जैसे कि आपको पता है 5 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर इशू किया है, जिसमें उसने बताया कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। अब बच्चे कह रहे हैं, सर अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा तो हमें थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है। बेटा, थ्योरी के बिना एमसीक्यू करोगे कैसे? कंसेप्ट के बिना आप करोगे कैसे? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तभी तो आप एमसीक्यू को कंप्लीट करोगे। एमसीक्यू जो है आपके ऑब्जेक्टिव होगे, कंसेप्ट बेस्ड होगे, रीजनिंग होगी। आपको ये सारी चीजें जब भी मालूम होगी जब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। तो अब हम अपने नए सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जिसके लिए आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे पहले कुछ स्टार्टिंग की वीडियोज में आपको सारे कंसेप्ट्स को बताया जाएगा और उसके बाद नए पैटर्न्स के बेस पे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को रेगुलर सीरीज में देखते रहिएगा, और जो भी बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा, हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जहां पे सिंगल पर्सन ऑनर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था, इफ वी वांट टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, हम अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैन पावर और कैपिटल दोनों की जरूरत होती है। टू इंक्रीज द मैन पावर एंड द कैपिटल वी फॉर्म द पार्टनरशिप। उसके लिए हम क्या फॉर्म करते हैं? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय द पार्टनरशिप? पार्टनरशिप कहते किसे है? देखो, पार्टनरशिप हमें पता है कि पार्टनरशिप इज द बिजनेस विच इज कैरिड बाय द ग्रुप ऑफ पर्संस, जो एक लोगों के ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। Who agreed to share profit of a business, जो बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड दैट बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो बिजनेस चाहे सब मिलकर चलाए या उनके बिहाफ पे कोई भी एक पर्सन काम करे, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अगर हम अपनी बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप गवर्न की जाती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फॉलो की जाती है। तो उसने सेक्शन 4 में डिफाइन करा गया है पार्टनरशिप को कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारी डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस। पर्संस के बीच में रिलेशनशिप है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बिजनेस चाहे सब मिलकर चलाए या उनमें से कोई भी एक पर्सन सबके बिहाफ पे काम करे। देखो, ये कहने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है, 2 लाइनों की डेफिनेशन है, बट इफ वी एनालिसिस द डेफिनेशन, अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़े, वी फाइंड द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। हमें पार्टनरशिप की फीचर्स मिलेगी। जैसे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, हमें फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप की फीचर्स की बात करते हैं तो डेफिनेशंस में से हमें फीचर मिलेगी। देखो, पहला वर्ड क्या है? रिलेशन बिटवीन द पर्संस। पर्संस का मतलब क्या हो गया? मोर देन वन पर्सन।
तो फर्स्ट फीचर आपके पास आ रही है एटलीस्ट 2%। टू फॉर्म द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। नो सिंगल पर्सन कैन फॉर्म द पार्टनरशिप, कोई भी अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं बना सकता। जो अकेला काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। तो यहां पर वर्ड क्या है कि एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। देखो ये बात तो डिफाइन हो गई है कि मिनिमम जो हो गए वो 2 पर्सन्स हो गए, 2 पार्टनर्स कम से कम होने चाहिए। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो 50 हो सकते हैं। अब ये 50 किसने एक्सप्लेन किया है? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कहा गया कि मैक्सिमम 50 होने चाहिए, ये आपका कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट ने डिफाइन किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे वो 50 होंगे। ठीक, क्लियर? पहली फीचर क्लियर है कि एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 लोगों की जरूरत है, मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। देखो बेटा, अब आपको थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि जो एमसीक्यू बेस्ड आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आएगा वो सारा का सारा कंसेप्चुअली स्टडीज पे आएगा। आपको ईच एंड एवरी वर्ड को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, पर्सन के बाद सेकंड पॉइंट आता है एग्रीड। अगर हम इस एग्रीड को डिफाइन करें तो यहां पर क्या वर्ड, क्या फीचर निकल के आ रही है? एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप आर सेट आउट इन डिटेल। यहां पे सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपके डिटेल में होनी चाहिए। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट क्या रिटन होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है वो रिटन या ओरल, कुछ भी हो सकता है, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी होंगी हम ये अभी आगे पढ़ेंगे। थर्ड वर्ड देखो, शेयर द प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है शेयर प्रॉफिट। तो थर्ड फीचर भी आपके लिए होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना जरूरी है। अब बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या लॉस शेयरिंग नहीं? नहीं, देखो पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना कंपलसरी होता है। लॉस शेयर करे या ना करे, वो हो सकता है लॉस एक पार्टनर बियर ना करे, बाकी 2 बियर करे, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू फॉर्म द पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना जरूरी है। फोर्थ वर्ड आता है, फोर्थ फीचर जो आती है वो आती है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? लॉफुल बिजनेस। The business for which we form the partnership must be legal and lawful. जिस बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप बना रहे हैं वो लीगल होने चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। इफ वी फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर इलीगल बिजनेस, क्या अगर हम पार्टनरशिप इलीगल बिजनेस के लिए करें तो क्या वो वैलिड पार्टनरशिप होगी? नहीं, वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया है कि बिजनेस मस्ट बी लीगल एंड लॉफुल। एंड फिफ्थ फीचर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ देयर मस्ट बी म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हर पार्टनर बिजनेस का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बिजनेस वो चाहे सारे मिलकर चलाए या उनके बिहाफ पे कोई भी एक पर्सन काम करे तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो आपने देखा कि आपकी एक 2 लाइनों की डेफिनेशन से कितनी इंपॉर्टेंट फीचर्स निकलकर आई है पार्टनरशिप की, कि
First feature, at least 2 person. Second feature, agreement. Agreement may be written or oral. Third, profit sharing ratio must be compulsory. Fourth, business must be legal and lawful. And fifth, there is a mutual relationship between the partners. Clear? तो बेटा आपको इस डेफिनेशन के बेस पे ही हो सकता है एक या दो एमसीक्यू बन जाए, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, क्या एग्रीमेंट रिटर्न होना कंपलसरी है, नहीं, रिटर्न होना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना जरूरी है, यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना कंपलसरी है। अगर हम इसके नेचर की बात करें, पार्टनरशिप के नेचर की बात करें, तो पार्टनरशिप के नेचर की बात करते हैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हर पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट फर्म के एक्ट के लिए लायबल होता है। तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि पार्टनरशिप पार्टनर से हटकर होती है। अब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। बट अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो याद रखिए पार्टनरशिप हैव अ सेपरेट एंटिटी, यानी ऑल द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एंट्रीज करते हैं, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी इन दोनों का पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि हर पार्टनर जो है वो बाउंड हो जाता है। अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के लिए कोई काम करता है तो दूसरे पार्टनर भी उसके लिए इक्वली लायबल होंगे। बट अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये सेपरेट एंटिटी होती है, क्योंकि ऑल द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। आप इस डेफिनेशन को पहले नोट करिए, फिर हम आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। हमने अभी सेकंड फीचर पढ़ी थी एग्रीमेंट। मैंने वहां पे आपको बताया कि पार्टनरशिप के लिए देयर मस्ट बी अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में रिटन या ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए। बट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, एनी कन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में किसी भी झगड़े को खत्म करने के लिए इट मस्ट बी रिटन, ये रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न का कोई प्रूफ होता है बट ऑरल का कोई प्रूफ नहीं होता। तो टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म, एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए एंड दैट रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उस रिटर्न फॉर्म को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मींस अगर हम पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन क्या है? Partnership deed is an important legal document which define relationship among the partners. पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो सारी चीजें उसमें डिटेल में लिखी हुई होनी चाहिए। अब व्हाट आर द कंटेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन से कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें लिखी हुई होनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्स्ट पॉइंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का नाम और उसका एड्रेस। नेचर ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस का क्या नेचर है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड, अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो किस रेट पे करेंगे।
व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ चार्ज, अगर ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कितना चार्ज करेंगे। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सैलरी, कमीशन और अदर टाइप ऑफ रिम्यूनरेशन गिवन टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितना रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, कितनी कमीशन मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे डिफाइन होती है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर, अगर टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर, तो ये सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस स्मूथ चलता रहना चाहिए, कोई भी पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, इसलिए पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इज इट कंपल्सरी टू वो हैव अ पार्टनरशिप डीड इन रिटर्न, क्या ये कंपल्सरी है कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में हो? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज इन ऑप्शनल, ऑप्शनल है, पार्टनर्स की मर्जी है वो रिटर्न करे या ना करे, बट टू अवॉइड एनी कंफ्लिक्ट, किसी भी झगड़े को खत्म करने के लिए इट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म, ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। तो क्लियर है आपको पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड कहते किसे है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, फिर देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, मान के चलिए तीन दोस्त है, ए बी और सी, ए बी और सी। ए ने जो बिजनेस में अमाउंट लगाया वो लगाया 10 लाख रुपीस। तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करी, तीनों ने सोचा हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तीनों बहुत पक्के दोस्त थे, उन्होंने बिना सोचे समझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने उसमें अमाउंट लगाया 10 लाख रुपीस, बी ने उसमें इंट्रोड्यूस करा 5 लाख रुपीस एज एन कैपिटल और सी ने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया 50,000 रुपीस। तीनों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब तीनों ने बहुत मेहनत करी और इन्होंने 31 मार्च 2021 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख। उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 6 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। अब तक तो तीनों बहुत पक्के दोस्त थे, इन्होंने बिना पार्टनरशिप डीड बनाए बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, बिजनेस को बहुत ग्रोथ भी दी और प्रॉफिट अर्न किया 6 लाख रुपीस। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक अब बात आई हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। इनके बीच में अलग है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं था इनके बीच में। अब एक ही डिमांड है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बी कहता है कि उसको सैलरी चाहिए, उसको कमीशन, उसने बिजनेस में काम किया है तो उसको अलग से सैलरी चाहिए। सी कहता है कि मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स की वजह से मेरे सेल हुई है तो मुझे कुछ कमीशन चाहिए। या प्रॉफिट, एक ही डिमांड है कि प्रॉफिट जो है कैपिटल रेशियो में होना चाहिए। अब इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया, क्यों? क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी। अब क्या करेंगे? हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाउ दे सॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से खत्म करेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट ने बड़ी समझदारी से इन नालायकों के लिए पहले से ही रूल बना के रखा हुआ है। तो अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर इन नालायकों की तरह किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हम प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए। फर्स्ट पॉइंट, एक ही डिमांड है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो क्या इसको इंटरेस्ट मिलेगा? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ही दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। तो एक ही फर्स्ट डिमांड खत्म।
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो पहले पार्टनरशिप डीड में लिख देता, बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्लियर? दूसरा रूल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट टू बी चार्ज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट टू बी चार्ज। अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग करी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर? अगर फिर वही रिपीट वर्ड है कि अगर चार्ज करना है तो पहले भाई पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, बट अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होगा। थर्ड, सैलरी, कमीशन और अदर टाइप ऑफ रिम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड। सी कहता है कि तुम तो घर पे जाके सो रहे थे, सारे दिन बिजनेस में मैंने अकेले काम किया, अगर एक मैनेजर को भी रखते तो कम से कम 10,000 रुपए पर मंथ उसको सैलरी देते, तो मुझे भी आप सैलरी दो, तो क्या उसको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। पार्टनरशिप डीड कहते, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या किसी भी अदर टाइप्स ऑफ रिम्यूनरेशन अलाउड नहीं किया जाता। फोर्थ रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। अब एक ही डिमांड है कि प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटा जाए, क्योंकि उसने ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले, नहीं, प्रॉफिट इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर to firm is provided at the rate of 6% per annum। अब इस पॉइंट को समझिए। इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, बीच में दिवाली का सीजन आया, दिवाली पे बिजनेस को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए बिजनेस को एक फंड की जरूरत थी। अब ये लोग गए बैंक पे, बैंक के पास गए, बैंक से इन्होंने लोन मांगा कि आप हमें 20 लाख का लोन दे दीजिए। बैंक ने कहा मैं लोन तो दे दूंगा पर आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। बैंक ने अपनी कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। अब सी स्मार्ट था, सी ने क्या कहा कि यार बैंक से लोन ले रहे हो तो मुझसे लोन ले लो। ए और बी एग्री हो गए, उन्होंने लोन ले लिया, बट इन्होंने इंटरेस्ट को फाइनल नहीं किया। ठीक है, ना ही पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था और ना ही इन्होंने लोन लेते हुए इंटरेस्ट को फाइनल किया। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, हमने सी को अमाउंट लौटाया ए और बी ने। अब सी कहता है, बड़ी शराफत से कहता है कि यार बैंक को आप 18% पर एनम इंटरेस्ट दे रहे थे, आप मुझे कितना इंटरेस्ट दे दीजिए? 9% दे दीजिए। अब ए और बी समझदार थे, उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रखा है, वो कह रहे हैं आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा पर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6% पर एनम। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ज्यादा चाहिए था तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता, लोन देने से पहले एग्रीमेंट किया होता, बट कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम मिलेगा। क्लियर? और सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट होता है नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड इफ फर्म एडवांस लोन टू पार्टनर। देखो, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर फर्म ने
पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। क्लियर? कंफर्म? देखो बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अकाउंट्स में भी जरूरत होती है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते थे तो इनकी जरूरत होती थी, अगर अब हम एमसीक्यूज करेंगे तो भी इनकी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि इनके बेस पे ही आप एमसीक्यू, आप केस स्टडीज जब ही कर पाओगे जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। इज इट क्लियर? कंफर्म? तो आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो से पहले सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।